ये न्याय व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक ना? न्याय व्यवस्था, और इसी न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत में जो है न्यायपालिका है, जो कि 3 स्तर पे काम करता है हमारे देश में न्यायपालिका। जैसे सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। ये 3 स्तर पे न्यायालय हमारे देश में काम करता है। तो आज जो हम लोग समझेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में समझेंगे, जो कि देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, जहाँ पे आप अपने समस्या को लास्ट में अपील कर सकते हैं। मतलब सर्वोच्च न्यायालय है, उसके ऊपर देश में कुछ भी नहीं है। तो पहले हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में समझते हैं, उसके बाद जो होगा हाई कोर्ट के बारे में समझेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में समझेंगे, लेकिन पहले सर्वोच्च न्यायालय को आज समझते हैं, ठीक ना? तो सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेकर करके 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय का हम लोग पहले गठन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के गठन, ये जो सर्वोच्च न्यायालय है पहले कहेंगे 1935 ईस्वी से के अधिनियम के तहत इसका जो नाम था संघीय न्यायालय था, संघीय न्यायालय। और यही संघीय न्यायालय 28 जनवरी 1950 ईस्वी से सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं हम लोग इसे। तो पहले इसे हम संघीय न्यायालय कहते थे, संघीय न्यायालय, ठीक ना? बाद में यही जो हो गया 28 जनवरी, आज का जो सुप्रीम कोर्ट है तब 1950 से इसका सर्वोच्च न्यायालय नाम रखा गया, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी से सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का हम लोग गठन देखते हैं पहले, ठीक ना? गठन तो मूल संविधान में जो कहा गया था, मूल संविधान की अगर बात करें, मूल संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो बनाया गया था 1 और 7 न्यायाधीश से मिलाकर करके, 1 और 7 मतलब 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 गो अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में था। कुल मिलाकर के 8 था ये मूल संविधान में। उस वक्त जो था समस्याएं जो आबादी के अनुसार कम था, तो उस वक्त 1 + 7 मतलब कुल मिलाकर के 8 गो न्यायाधीश था, 1 मुख्य न्यायाधीश, 7 गो अन्य न्यायाधीश, ठीक ना? अभी वर्तमान के सिनारियो देखें तो वर्तमान में जो है 1 + 33, तो सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर के 34 गो न्यायाधीश है, 1 मुख्य न्यायाधीश है और 34 गो अन्य न्यायाधीश है, ठीक ना? 1 मुख्य न्यायाधीश, 34 गो अन्य न्यायाधीश, तो कुल मिलाकर के 34 गो न्यायाधीश वर्तमान में कार्यरत है, ठीक है। तो और ये जो 8 से न्यायाधीश से लेकर करके 34 जो हुआ, इसको बढ़ाने का अधिकार जो है संसद को है। संसद इसके संख्या में बढ़ा सकता है। संसद जो हमारा विधायी सदन है, संसद, ये न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकता है, न्यायाधीशों की संख्या को घटा सकता है। तो ये संसद को अधिकार दिया गया है। संसद घटा नहीं सकता, एक कम कह सकते हैं, हमेशा बढ़ा सकता है, क्योंकि 7 से लेकर के 34 हो गया और 7 से कभी कम नहीं होगा, 7 जो अन्य न्यायाधीश है उससे कभी कम नहीं होगा। तो ये संसद को अधिकार है कि इसकी संख्या में बढ़ोतरी कर सकता है, ठीक ना? तो ये तो न्यायाधीश के अब हम लोग देख लिए कि गठन है सर्वोच्च न्यायालय का। गठन में हम लोग देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का गठन है ये, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के नियुक्ति के बारे में देखते हैं कि न्यायाधीशों का नियुक्ति कैसे होता है, ठीक ना? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीश का जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 124 अनुच्छेद में ही ये सब बताया गया है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक ना? राष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश के पहले नियुक्ति करता है, जो 1 + 33 हम बताए कुल मिलाकर के 34 था। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पहले किया जाता है, उसके बाद अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करता है, ठीक है। तो नियुक्ति जो होता है मुख्य न्यायाधीश का, राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश का, और मुख्य न्यायाधीश के सलाह पे अन्य न्यायाधीशों का भी नियुक्ति
अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने के बाद अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे जो है न्यायाधीश की नियुक्ति ऐसा नहीं है कि मतलब राष्ट्रपति मतलब अपने ही पूरा ताकत से करता है, अपने ही शक्ति से करता है। इसमें जो है कि मतलब परामर्श एक शब्द का प्रयोग किया है, परामर्श। परामर्श, ये जो परामर्श होता है नियुक्ति में, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल रहेगा और 4 अन्य न्यायाधीश, मतलब 5 जजों का जो होगा बेंच होगा, ये मिल करके, जिसे हम लोग कोलेजियम कहते हैं, एक शब्द दिया गया है इसके लिए, कोलेजियम। कोलेजियम व्यवस्था है। ये कोलेजियम व्यवस्था के अनुसार ही जो होता है इसका नियुक्ति किया जाता है न्यायाधीश का, लेकिन नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। परामर्श के लिए जो होता है कि मतलब कोलेजियम होता है। ठीक ना, तो इस प्रकार से नियुक्ति होता है। आगे देखा जाए तो कोलेजियम के अनुसार इसका नियुक्ति हो गया, और वरिष्ठता को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है नियुक्ति में। ठीक ना, वरिष्ठ जो ज़्यादा वरिष्ठ रहेगा, ये मतलब उसको जो होगा नियुक्ति में पहले किया जाएगा, ज़्यादा अनुभव रहेगा तो उसको। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं न्यायाधीश के योग्यता क्या होनी चाहिए। न्यायाधीश का योग्यता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता जो होनी चाहिए, किसी भी न्यायालय में, भारत के 25 जो अभी न्यायालय है, 25 न्यायालय में से किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट रहना चाहिए। 10 वर्ष तक, ठीक ना, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहना चाहिए। ठीक ना, एडवोकेट के तौर पर काम करना चाहिए। और 5 वर्ष तक या 5 वर्ष तक जो है न्यायाधीश के रूप में काम किया हो। सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट जो है 25 किसी भी न्यायालय में 5 जो वर्ष तक है उसे न्यायाधीश के पद पे कार्य करते हुए बीतना चाहिए, या 10 वर्ष अधिवक्ता का मतलब काम किया हो, और वो भारत का तो नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, और राष्ट्रपति की नज़र में जो कानून का विशेष ज्ञाता हो, उसे कानून की जानकार होना चाहिए। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो, तो ये सब उसकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक ना, तो राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। राष्ट्रपति के नज़र में कानून का ज्ञाता हो, कानून का जानकार हो, तब जाकर के ये सब जो है, ये क्वालिफिकेशन है न्यायाधीशों के नियुक्ति का। ठीक ना, इतने न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए। 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पे काम किया हो, या 5 वर्ष तक किसी न्यायालय में वो मतलब जज के रूप में काम किया हो, या फिर मतलब जो है भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। ठीक ना, और राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता होनी चाहिए। ये जो है न्यायाधीशों के नियुक्ति की योग्यता है। ठीक ना, ये भी जो है 124 अनुच्छेद में बताया गया है, 124 के क्लॉज 3 में बताया गया है न्यायाधीशों के नियुक्ति के बारे में। आगे देखते हैं न्यायाधीशों के हटाने का प्रक्रिया हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया 124 के क्लॉज 4 में है। ठीक ना, तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के हटाने के लिए जो होता है महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। जब संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान के अनुसार नहीं चल पाता है, नहीं पालन करता है, तब उसके मतलब खिलाफ जो होता है संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाता है। तो न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद के जिस भी सदन में जो होता है प्रस्ताव, ये सब बड़ा हमको खराब लगता है कि हटाने का प्रक्रिया के हम लोग देख रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार से हटाते हैं। तो महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। महाभियोग शब्द का, जब संविधान का अतिक्रमण करता है तब जो होता है न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, और ये महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, कहीं भी शुरू कर देते हैं मतलब न्यायाधीश को हटाने के लिए। तो महाभियोग प्रस्ताव अगर मानो कि पहले लोकसभा ला रहा है, तो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य का लिखित मतलब हस्ताक्षर होना चाहिए। 100 सदस्य का। अगर राज्यसभा अगर ला रहा है तो कम राज्यसभा के सदस्यों को 5 गो का मतलब 50 गो का हस्ताक्षर चाहिए।
तो दोनों सदन में से कहीं भी शुरू कर सकते हैं। और मतलब लोकसभा में शुरू कर रहे थे 100 सदस्य का हस्ताक्षर चाहिए, राज्यसभा का 50, जहां से भी कर रहे हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी। और ये पारित होने के बाद जो होता है, अगर साबित हो जाता है कि न्यायाधीश जो है मतलब दोषी पाया गया है, तो उसे हटा दिया जाता है। अभी एक ही जो न्यायाधीश है, रामास्वामी ऐसा न्यायाधीश है, रामास्वामी, जिसके खिलाफ जो होता है, रामास्वामी एक ही न्यायाधीश ऐसा होता है, इसके खिलाफ जो होता है कि महाभियोग प्रस्ताव लाता है, लेकिन पारित नहीं हो सका, नहीं सिद्ध हो सका, जिसके कारण से नहीं हटा है। तो सुप्रीम कोर्ट के कहे एक भी न्यायाधीश के खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग हटाने की प्रक्रिया के बारे में देखें। आगे देखते हैं न्यायाधीशों के शपथ के बारे में। अब लोग देखते हैं शपथ, शपथ को समझते हैं। शपथ, अच्छा, तो शपथ को देखते हैं। न्यायाधीशों का जो है शपथ है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक ना, राष्ट्रपति। हर एक न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष जो होता है शपथ लेता है अपने कर्तव्य का, ठीक ना, शपथ लेता है। और मतलब राष्ट्रपति अगर नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा जिसे सजेस्ट किया जाता है उसके समक्ष जो होता है कि शपथ लिया जाता है न्यायाधीशों के द्वारा। तो ये दो कंडीशन होता है, एक तो है डायरेक्ट राष्ट्रपति के समक्ष जो होता है कि शपथ ले ले, या राष्ट्रपति के प्रयोजन से जो भी व्यक्ति की मतलब सजेस्ट किया गया है उसके समक्ष जो होता है शपथ लेना पड़ता है, ठीक ना। कार्यकाल देखते हैं, कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है 65 वर्ष का होता है, 65 वर्ष का होता है। लेकिन इसके पहले भी है, त्यागपत्र दे करके जो है न्यायाधीश जा सकता है, त्यागपत्र दे करके जा सकता है, या कदाचार साबित हो गया, संविधान का अतिक्रमण किया तो महाभियोग प्रस्ताव से हटा सकता है। लेकिन अगर सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो 65 वर्ष की जो होता है उम्र तक अपने पद पे बना रहता है, ठीक ना। तो ये इसके या राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं वेतन, राष्ट्रपति के वेतन, न्यायाधीश के वेतन के बारे में। वेतन, जितने भी न्यायाधीश है इसका जो वेतन है भारत के संचित निधि से दिया जाता है। वेतन भारत के संचित निधि, संचित निधि से वेतन दिया जाता है, भारत के संचित निधि से वेतन दिया जाता है। और ये जो वेतन निर्धारित करता है संसद करता है, संसद कितना वेतन भत्ता पेंशन मिलेगा इसका जो निर्धारण होता है संसद करता है। भारत के संचित निधि का चर्चा 266 अनुच्छेद में है, जिसके तहत इसका जो होता है कि वेतन भत्ता पेंशन मिलता है न्यायाधीशों का, और जो है संसद इसका निर्धारण करता है। न्यायाधीशों का 125 अनुच्छेद में नहीं, संचित निधि की हम बात कर रहे हैं। भारत का संचित निधि 125 अनुच्छेद, मतलब संचित निधि 266 में, ठीक ना, 266 में। लेकिन ये सब जो वेतन जो बताया गया है अनुच्छेद है, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके वेतन में कोई ओलावकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक ना, अगर सब चीज़ नॉर्मल है तो। लेकिन अगर देश में 360 के तहत अगर वित्तीय आपात आ गया, वित्तीय आपात आ गया, तो वित्तीय आपात के कंडीशन में जो क्या होता है कि इसके वेतन में कमी किया जा सकता है वित्तीय आपात में। तो यहाँ पे वित्त आपात का चर्चा है, वित्तीय आपात के दौरान तो न्यायाधीश के वेतन में, न्यायाधीश के वेतन में कमी किया जा सकता है। न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो भी टैक्स से फ्री नहीं है, इसके वेतन पे भी टैक्स लगता है, तो ये टैक्स चुकाना पड़ता है। तो न्यायाधीश के वेतन में भी टैक्स जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसका अगर देखा जाए पेंशन कितना मिलता है, तो पेंशन जो भी इसका वेतन रहता है, तो अंतिम माह के वेतन का, अंतिम माह के जितना भी वेतन है न्यायाधीशों का, उसके वेतन का, अंतिम माह के वेतन का 50% जो है उसका जो है पेंशन के रूप में मिलेगा। बाकी सब सुविधाएं जब न्यायाधीश के पद पे विराजमान रहता है तो जितने भी सुविधा है, अलाउंस है, सब मिलता है न्यायाधीशों को, ठीक ना। तो ये हम लोग, हाँ हाँ पेंशन मिलता है, ठीक है। यहाँ तो वृद्धा पेंशन भी अब मिल रहा है, आप लोग को भी वृद्धा पेंशन नसीब होगा। क्या रोकना नहीं है, जो नॉर्मल है। अनुच्छेद 126 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 126, तो मुख्य न्यायाधीश
तो कहता है कि इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है 126 अनुच्छेद में है। कहता है क्या कि अगर मतलब जो न्यायाधीश है किसी कारणवश बीमार है या अपने कार्य करने में असमर्थ है, अनुपस्थित है, तो उस कंडीशन में होगा कि 1+33 को जो न्यायाधीश कुल मिलाकर के 34 को है, तो ये 33 में से किसी एक व्यक्ति को जो है मुख्य न्यायाधीश के तौर पे नियुक्त किया जाएगा। तब जब जो है एक ये न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश है कार्य करने में असमर्थ है, बीमार है या और किसी कारण से अनुपस्थित है, तब जाकर करके जो होता है कि एक मुख्य न्यायाधीश 33 में से किसी एक को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, ठीक ना। और जब वो मुख्य न्यायाधीश बनता है तो सारा जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है उसका मिलने वाला जो होता है लाभ इसे मिलता है, उसका वेतन मिलता है, वेतन भत्ता पेंशन जितना रहता है तो वो सब उसके अनुसार मिलता है जब वो मुख्य न्यायाधीश के पद पे विराजमान रहता है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 अनुच्छेद में कहा गया है, ठीक ना। 126 अनुच्छेद में एक और अनुच्छेद पढ़ते हैं हम लोग, अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 127 में कहा गया है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति ये जो होता है जब न्यायाधीश, रुक दो इतने